अध्याय 1। नए सिरे से शुरुआत। आधी रात के सन्नाटे में जिन हाई शहर के ग्रीन बैम्बू के उच्चवर्गीय इलाके में शीफेंग चमड़े के सोफे पर चुपचाप बैठे हुए दस्तावेजों का एक फोल्डर पकड़े हुए थे। फ्रेंच खिड़की से बाहर पूल को देखते हुए शीफेंग निराशा और अनिच्छा दोनों से भरे हुए थे। वह जिन हाई शहर की शीर्ष 4 गेमिंग कार्यशालाओं में से एक शहरों का कप्तान था, उसने दसियों हजार लोगों के एक संघ का नेतृत्व किया था। इतना ही नहीं, वह जिन हाई शहर का प्रसिद्ध विशेषज्ञ था। वह तलवार जादूगर था। हालांकि अब उसके पास अपने घर में बैठकर शराब पीकर अपना दुख भुलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने 10 साल जुए में बिताए थे। 10 साल तक वह खून से लथपथ लड़ाइयों में लड़ता रहा था। उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों और कष्टों का सामना किया। उनके नेतृत्व में शहरों ने सफलतापूर्वक में 10 नगर राज्य स्थापित किए। वे अंततः प्रथम श्रेणी के गिल्डों के बराबर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो गए थे। हालांकि इससे पहले कि वे उस असीम गौरव का आनंद ले पाते, एक दस्तावेज ने सब कुछ धुएं में बदल दिया। एक बार वह चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आया। शीफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी 10 साल की मेहनत बेकार जाएगी। उसने खेल के लिए इतना कुछ कुर्बान किया और अंत तक उसने बस दूसरों के लिए रास्ता बनाया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने शेरों के सुपरगिल्ड वर्ल्ड डोमिनेटर्स में शामिल होने के फैसले का विरोध किया था। अगले ही दिन लैन हुआ फाइनेंशियल ग्रुप ने उसे जवाब दे दिया। उसे अपना लेवल 200 स्वॉर्ड किंग अकाउंट डिलीट करना पड़ा, जिस पर उसने 10 साल खून पसीना बहाया था, और वित्तीय विभाग से अपना मुआवजा चेक लेना पड़ा। उसे मात्र 5,000,000 क्रेडिट और एक आलीशान हवेली मिली। धन उत्पन्न करने वाले आभासी साम्राज्य में स्थापित 10 नगराजों की तुलना में यह समुद्र में एक बूंद के बराबर भी नहीं था। शीफेंग ने शेरों में अपने योगदान के बारे में सोचा। उसने सोचा कि कैसे उसके प्रयासों से लैन हुआ ग्रुप्स एक विशाल वित्तीय समूह बन गया। फिर उसने सोचा कि कैसे उन्होंने उसे कचरे की तरह फेंक दिया। शीफेंग ने उनके इस कृत्य का बदला लेने की कसम खाई। मैं इसे यूं ही जाने नहीं दूंगा। सबसे बुरी स्थिति में मैं फिर से शुरुआत करूंगा। शीफेंग की आंखों में आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसने अनुबंध को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेज से शराब की बोतल उठाकर उसने कई घूंट पी लिए। भले ही अब उसके पास स्वॉर्ड किंग अकाउंट न हो, भले ही अब उसे अपनी टीम का समर्थन न मिले, खेल से प्राप्त कौशल और ज्ञान उसका साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक उसके कौशल बरकरार रहेंगे। वह ईश्वर के क्षेत्र में एक बार फिर से उठ खड़ा हो सकता है। वह अपना एक आभासी साम्राज्य फिर से बना सकता है। सुबह सुबह सूरज अभी अभी निकला था। दी 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 फोन का अलार्म लगातार बजता रहा। शीफेंग चिड़चिड़ाते हुए जागा। उसने बेबसी से बिस्तर के पास रखे अपने फोन की ओर हाथ बढ़ाया। कल की शराब का असर अभी भी उस पर हावी था। क्या चल रहा है भाई फेंग? मैं ब्लैकी हूं। आप अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है? क्या हमने पेशेवर गेमर बनने का वादा नहीं किया था? शेरो वर्कशॉप आज हमारे स्कूल में भर्ती कर रही है। क्या आप हमेशा से शेरो के मुख्य सदस्य नहीं बनना चाहते थे? शीफेंग थोड़ा असमंजस में था। लान हुआ फाइनेंशियल ग्रुप ने उसे अभी अभी नौकरी से निकाल दिया है, तो वह शेरो की परीक्षा में क्यों शामिल होगा? भाई फेंग, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? 10 बजे परीक्षा है। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे तो आप बच नहीं पाएंगे। ब्लैकी, मजाक करना बंद करो। मुझे अभी अभी शेरो से निकाल दिया गया है। निकाल दिया गया? भाई फेंग, कल आपने कितनी शराब पी थी? अभी तक नींद से जागे नहीं हैं। शेरो ने अभी तक किसी को भर्ती भी नहीं किया है, तो आपको कैसे निकाला जा सकता है? ठीक है, जल्दी आइए। शीफेंग के जवाब देने से पहले ही ब्लैकी ने कॉल काट दी थी। जब शीफेंग ने अचंभित होकर अपने फोन पर नजर डाली तो उसे पता चला कि यह पुराना और टूटा फूटा आईफोन 6 उसका फोन नहीं था। उसका फोन तो नवीनतम आईफोन 12 था। तुरंत ही शीफेंग ने अपने आसपास का जायजा लिया। उसकी नजर एक अस्तव्यस्त कमरे पर पड़ी जो 15 वर्ग मीटर से बड़ा नहीं था। चारों ओर गेमिंग रणनीतियों पर किताबें बिखरी पड़ी थीं। कमरे के एक कोने में अध्ययन मेज के ऊपर एक बेहद पुराना लैपटॉप पड़ा था। दीवार से लगी अलमारी में कपड़े बेतरतीब ढंग से ढेर लगे हुए थे।
अलमारी के अंदर एक दर्पण था, एक ऐसा दर्पण जिसमें इस समय एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दे रहा था। इस बेहद परिचित चेहरे को देखकर शी फेंग सदमे से उछल पड़ा। मैं दोबारा जवान कैसे हो गया? शी फेंग तुरंत दर्पण की ओर बढ़ा। दर्पण में बार बार अपना प्रतिबिंब देखने के बाद ही शी फेंग को यकीन हुआ कि वह सचमुच दोबारा जवान हो गया है। कल वह अपने आलीशान और विशाल शयनकक्ष में सोया था, लेकिन आज सुबह उठकर वह इस जर्जर जगह पर था। इतना ही नहीं, वह फिर से जवान भी हो गया था। शी फेंग को इस जगह से जुड़ी कुछ यादें अभी भी याद थीं। वह 10 साल पहले यहां रह चुका था, 6 महीने से अधिक समय तक। शी फेंग ने अनिच्छा से यह जगह किराए पर ली थी ताकि वह विश्वविद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ गॉड्स डोमेन भी खेल सके। गॉड्स डोमेन में कुछ पैसे कमाने के बाद ही उसने एक बड़ा अपार्टमेंट किराए पर लिया था। शी फेंग उन कठिन वर्षों के बारे में सोचने लगा। उस समय उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। शी फेंग को विश्वविद्यालय भेजने के लिए उसके माता पिता ने काफी कर्ज ले लिया था। इसके बावजूद शी फेंग के माता पिता हर महीने उससे पर्याप्त खर्चा मुहैया कराते रहे और बदले में खुद कष्ट सहते रहे। शी फेंग अपने परिवार की परिस्थितियों को बदलना चाहता था, लेकिन जब सड़कों पर विश्वविद्यालय से स्नातक हुए लोगों की भरमार थी, तब अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी पाना बेहद मुश्किल था। इसलिए उसने अत्यधिक लाभदायक वर्चुअल रियलिटी गेम्स के बारे में सोचा। पेशेवर गेमर बनने का लक्ष्य बनाकर उसने एक वर्चुअल गेमिंग हेलमेट भी खरीदा और अपने कौशल को निखारने के लिए गेम में जमकर अभ्यास किया। उस समय ब्रेड और इंस्टेंट नूडल्स ही उसका रोज का खाना थे। पैसे बचाने के लिए वह अपने सहपाठियों द्वारा आयोजित सामाजिक समारोहों में भी भाग नहीं लेता था, जिसके कारण वह अपनी कक्षा में एक तरह से गुमनाम हो गया था। लड़के उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, जबकि लड़कियां उससे दूरी बनाए रखती थीं। जब भी शी फेंग कप नूडल्स खरीदने जाता, उसके बटुए में 10 क्रेडिट से ज्यादा नहीं होते थे। वह 1 क्रेडिट में मिलने वाली हैम सॉसेज भी खरीदने की हिम्मत नहीं करता था। दया करके वहां की महिला विक्रेता ने उसे रियायती दाम पर हैम सॉसेज देने की पेशकश की, लेकिन अपने खाली बटुए के कारण शी फेंग ने बड़ी अनिच्छा से उसे मना कर दिया। क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? शी फेंग ने दर्पण में अपने बचपन के स्वरूप और परिचित परिवेश को देखा। शी फेंग ने इस निष्कर्ष को नकारते हुए अपना सिर हिलाया। दुनिया का सबसे विकसित देश होने के बावजूद अमेरिका के पास भी ऐसी कायाकल्प करने वाली तकनीक नहीं थी। इसके अलावा भला उनके जैसे बेचारे बूढ़े चाचा के साथ ऐसा मजाक कौन करेगा? शी फेंग ने अपने फोन में समय देखा। 19 अप्रैल 2129। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पुनर्जन्म हो गया है? शी फेंग के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान दिखाई दी। उसे याद आया कि आज 5 अगस्त वर्ष 2139 का दिन था। यह अप्रैल 2129 का महीना तो हो ही नहीं सकता था, जिस वर्ष वह अभी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। शी फेंग ने खुद को जगाने की कोशिश करते हुए अपना सिर हिलाया, फिर भी भीतर ही भीतर उसके मन में आशा की एक किरण बाकी थी। वह चाहता था कि उसका पुनर्जन्म हो और वह 10 साल पहले के समय में लौट जाए। वह डेस्क की ओर बढ़ा और लैपटॉप चालू किया। भले ही उसके फोन का समय फर्जी हो सकता था, लेकिन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को निश्चित रूप से फर्जी नहीं बनाया जा सकता था। कुछ मिनट तक इंटरनेट पर खोजबीन करने के बाद शी फेंग पूरी तरह से निराश हो गया था। इंटरनेट पर मिली सारी जानकारी से पता चला कि आज 19 अप्रैल 2129 है। यहां तक कि गॉड्स डोमेन की बहुप्रतीक्षित आधिकारिक रिलीज तिथि भी इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थी, जिसमें अब से 6 दिन बाद यानी 25 अप्रैल की उल्टी गिनती चल रही थी। क्या सच में मेरा पुनर्जन्म हुआ है? क्या मैं सचमुच 10 साल पहले वापस आ गया हूं? शी फेंग ने ईश्वर के क्षेत्र की समाचार रिपोर्ट को ध्यान से देखा। उसकी आंखों के कोनों से भावुक आंसू बह रहे थे। उस समय शी फेंग की भावनाओं को शब्दों में बयां करना कठिन था। उन्हें पछतावा, दुख और खुशी तीनों का अनुभव हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके सामने सब कुछ एक सपना हो। फिर भी कीड़ों की चहचहाहट और एयर कंडीशनर से बहने वाली ठंडी हवा ने उसे कुछ और ही बताया।
कि सब कुछ वास्तविक था। विश्वविद्यालय में दाखिले के समय ली गई पारिवारिक तस्वीर को अपने फोन में देखते हुए शीफेंग को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके माता पिता के बाल सफेद हो गए हैं। उसकी मां की आंखों के कोनों में झुर्रियां भी पड़ गई थीं। वे अब पहले की तरह जीवंत नहीं रहे, वे सचमुच बूढ़े हो गए थे। गॉड्स रोमेन के रिलीज हुए 1.5 साल बीत चुके थे जब शीफेंग ने देखा कि उसके माता पिता कितने बूढ़े हो गए हैं। भारी कर्ज, अत्यधिक मेहनत और तनाव के कारण दोनों ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। उनके इलाज के लिए लाखों क्रेडिट की आवश्यकता थी, लेकिन उस समय शीफेंग शहरों में केवल एक स्क्वाड कैप्टन था। उसकी कमाई इतने महंगे खर्चों को वहन करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। शीफेंग ने पर्याप्त धन जुटाने के लिए हर संभव प्रयास किया, फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। तमाम कोशिशों के बावजूद शीफेंग के माता पिता कुछ महीनों बाद उसे छोड़कर चले गए। अपने पिछले जीवन में वह अपने माता पिता की ठीक से देखभाल करने में असफल रहा था। भला उसे उनके दर्द और पीड़ा का कैसे पता चल सकता था। लाखों क्रेडिट कमाने के बाद भी यह दर्द शीफेंग के दिल में हमेशा के लिए बना रहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किस्मत उसके साथ ऐसा मजाक करेगी। वह अप्रत्याशित रूप से शुरुआती बिंदु पर लौट आया। उसे फिर से शून्य से शुरुआत करनी पड़ी। वाह है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। हा हा हा। पुनर्जन्म लेने के बाद मुझे सब कुछ बदलना होगा। मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि मम्मी पापा का इलाज करवा सकूं और उन्हें चिंतामुक्त जीवन जीने दूं। शीफेंग ने आंसू पोंछते हुए मन ही मन ये कसम खाई। जब शीफेंग अपने भविष्य की योजना बना रहा था, तभी ब्लैकी का फोन फिर से बज उठा और वह लगातार शीफेंग से परीक्षा के लिए जल्दी विश्वविद्यालय जाने का आग्रह कर रहा था। फिर भी शीफेंग ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने आराम से कपड़े पहने और जिन हाई विश्वविद्यालय जाने से पहले खुद को ठीक से तैयार किया। वह शहरों से पूरी तरह परिचित था। शीफेंग को अभी भी याद था जब वह विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था। तब लैन हुआ समूह के होनहार बेटे लैन हैलोंग ने ईश्वर के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए शैरो वर्कशॉप की शुरुआत की थी। लैन हैलोंग ने जिनहाई विश्वविद्यालय के छात्र विशेषज्ञों की भर्ती में काफी पैसा भी लगाया था। उस समय शीफेंग ने शैरो की परीक्षा में भाग लिया और वर्कशॉप का एक प्रमुख सदस्य बन गया, जबकि ब्लैकी एक बाहरी सदस्य बनकर रह गया। उस घटना के बाद से शीफेंग काफी समय तक खुश रहा था। शीफेंग के नेतृत्व में 3 साल बिताने के बाद शैरो वर्कशॉप ने लैन हुआ ग्रुप को गॉड्स रोमेन से भारी मुनाफा कमाने की अनुमति दी, जिससे वह जल्दी ही एक बड़ा वित्तीय समूह बन गया। हालांकि शीफेंग ने कभी नहीं सोचा था कि लैन हैलोंग ही उसे व्यक्तिगत रूप से बर्खास्त कर देगा। पुनर्जन्म लेने के कारण उसे ईश्वर के क्षेत्र में ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त था जो दूसरों को नहीं था। स्वाभाविक रूप से वह दूसरों के लाभ के लिए एक उपकरण बनने के लिए शैरो से नहीं जुड़ना चाहता था। वह एक अलग मार्ग अपनाना चाहता था, एक ऐसा मार्ग जहां वह दूसरों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए संघर्ष करे। वह अपने माता पिता पर जीवन व्यय का बोझ डालने की निर्भरता को समाप्त करना चाहता था। वह उन पर लगे सभी ऋणों को चुकाना चाहता था। ऐसा करने के लिए वह उद्यम करना चाहता था, अपनी कार्यशाला शुरू करना चाहता था, अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था और अपना आभासी साम्राज्य बनाना चाहता था। यह सब एक बेहतर जीवन जीने के लिए। जैसे ही शीफेंग शिक्षण ब्लॉक 1 में पहुंचा, उसकी नजर इमारत के सामने एक दुबले पतले और लंबे कद के व्यक्ति पर पड़ी। सांवले रंग का वह युवक घबराकर गलियारे में इधर-उधर घूम रहा था। यह व्यक्ति ब्लैकी था। भाई फेंग, आखिरकार आप आ ही गए। अच्छी बात यह है कि पंजीकरण अभी बंद नहीं हुआ है, तो चलिए जल्दी से अंदर जाकर अपना नाम लिखवा लेते हैं। शीफेंग को देखकर ब्लैकी ने उत्सुकता से कहा। शीफेंग ने सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, ब्लैकी, मैं शैरो में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैं अपनी खुद की वर्कशॉप खोलूंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगे? ब्लैकी से शीफेंग की मुलाकात एक दूसरे वर्चुअल रियलिटी गेम में हुई थी और ब्लैकी के पास काफी अच्छे कौशल थे। दोनों ने साथ मिलकर कई चुनौतियों का सामना किया था और अब वे सच्चे भाइयों की तरह हो गए थे। शहरों में साथ काम करते हुए ब्लैकी ने गेमिंग में प्रतिभा की कमी के बावजूद प्रशासन में अपनी असाधारण क्षमता दिखाई। वह 1 लाख गिल्ड सदस्यों का
प्रबंधन स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से करता था। अगर इस बार शी फेंग को ब्लैकी की मदद मिल जाती तो उसकी योजनाएं एक कदम और आगे बढ़ जाती। फिर भी वह ब्लैकी के फैसले का सम्मान करेगा। इसकी वजह यह थी कि शी फेंग के पास अभी कुछ भी नहीं था और ब्लैकी की पारिवारिक परिस्थितियां भी कुछ खास अच्छी नहीं थीं। ब्लैकी ने पेशेवर गेमर बनने और शेयरों में शामिल होने का फैसला सिर्फ जीवनयापन के खर्चों के लिए, कुछ क्रेडिट कमाने के लिए किया था। शी फेंग की बातों पर ब्लैकी एकदम सन्न रह गया और चुपचाप सिर झुका लिया। यह सब अचानक हुआ था, इतना ही नहीं, आज का शी फेंग उसे कुछ अलग सा लगा। अपने सामान्य अधीर स्वभाव के विपरीत शी फेंग आज एक अड़िग और आत्मविश्वासी आभा बिखेर रहा था। पूरे 1 मिनट बाद ब्लैकी ने अपना सिर उठाकर शी फेंग की ओर देखा। भाई फेंग, बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें पता है वर्चुअल गेमिंग हेलमेट की कीमत कितनी है? 8,000 क्रेडिट्स। वर्कशॉप शुरू करने के लिए कम से कम 6 लोगों की जरूरत होती है। काम करने की जगह, वेतन और बाकी सब चीजों का क्या? सिर्फ शुरुआती पूंजी ही 70 से 80 हजार क्रेडिट्स में लग जाएगी। आगे के निवेश भी तो होंगे। इतने क्रेडिट्स तो बहुत ज्यादा हैं। क्या तुम्हारे पास अभी इतने क्रेडिट्स हैं? ब्लैकी शी फेंग की स्थिति से भलीभांति परिचित था। वह जानता था कि शी फेंग का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, इसलिए वह शी फेंग को इस तरह की बेतुकी सोच से दूर रखना चाहता था। तुम सही कह रहे हो, अभी तो मेरे पास गॉड्स डोमेन वर्चुअल गेमिंग हेलमेट खरीदने के लिए भी क्रेडिट्स नहीं है। शी फेंग ने सहमति में सिर हिलाया। ब्लैकी ने जैसा कहा था वैसा ही था। 70 से 80 हजार क्रेडिट्स भी बहुत कम थे। शी फेंग को याद आया कि लेन हेलोंग ने अपनी भर्ती की हुई 100 लोगों की वर्कशॉप के लिए 5,000 से ज्यादा क्रेडिट्स खर्च किए थे। बाद के चरणों में उन्होंने वर्कशॉप की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ाने के लिए और भी ज्यादा खर्च किया था। जब ऐसा है तो जोखिम उठाने के बजाय शेयरों से जुड़ना ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा? कम से कम शेयरों हमें वर्चुअल गेमिंग हेलमेट तो दे ही सकता है, वरना पेशेवर खिलाड़ी बनने की बात तो भूल ही जाइए। हम खेल भी नहीं खेल पाएंगे। यह देखकर कि शी फेंग समस्या की जड़ समझ गया है, ब्लैकी ने राहत की सांस ली और शी फेंग को खींचकर शिक्षण कक्ष में ले गया। शी फेंग ने ब्लैकी का हाथ झटक दिया और उसे घूरते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं अब भी अपनी खुद की वर्कशॉप शुरू करने की योजना बना रहा हूं। मैं दूसरों के नियंत्रण में नहीं रहना चाहता। तो ब्लैकी, क्या तुम मेरे साथ जुड़ोगे? शी फेंग ब्लैकी पर जोर नहीं डाल सकता था क्योंकि उसके पास कोई गारंटी नहीं थी। वह अपना पुनर्जन्म होने का रहस्य भी उजागर नहीं कर सकता था। वह केवल यही उम्मीद कर सकता था कि ब्लैकी उस पर विश्वास करेगा। शी फेंग के गंभीर चेहरे को देखकर ब्लैकी को लगा कि शी फेंग आज कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। ये तो पागलपन था। सबको पता था कि वर्चुअल गेम्स के शुरुआती दौर में पैसे नहीं कमाए जा सकते। क्या शी फेंग के पास गॉड्स डोमेन में पैसे कमाने का कोई तरीका था? अगर कमा भी लेते तो कुछ महीनों बाद ही कमा पाते। उनके पास इतना समय नहीं था। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद ब्लैकी ने अनिच्छा से जवाब दिया, मैं समझ गया, आप बॉस हैं। मैं आपके साथ मिलकर एक वर्कशॉप शुरू करूंगा, लेकिन वर्चुअल गेमिंग हेलमेट का क्या? हम उनके बिना गेम नहीं खेल सकते हैं ना? शी फेंग की तनी हुई भौहें तुरंत ढीली पड़ गईं और उसने खुशी से ब्लैकी के कंधों पर थपथपाते हुए कहा, वाह मेरा अच्छा भाई, गेमिंग हेलमेट की चिंता मत करो। मुझे याद है कि गॉड्स डोमेन ने विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए एक ट्रायल पीरियड रखा था। हर विश्वविद्यालय में एक वितरण केंद्र है और बस आपको अपना छात्र पहचान पत्र दिखाना है, तो 10 दिनों के लिए आपको गेमिंग हेलमेट मुफ्त में मिल जाएगा। चलो जाकर देखते हैं। 10 दिन बाद हम क्या करेंगे? ब्लैकी का सांवला चेहरा पीला पड़ गया। उसे अचानक लगा कि उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। उसे शी फेंग पर भरोसा क्यों करना पड़ा? क्या यह शी फेंग का आत्मविश्वास और दृढ़ता थी? शी फेंग के साथ आगे बढ़ने में कोई समस्या तो नहीं होगी, है ना? आप ईश्वर के राज्य में 10 दिन बिताकर क्या कर सकते हैं? 10 दिन बाद तो वे वर्कशॉप की भर्ती अवधि में निश्चित रूप से भाग नहीं ले पाएंगे। अंत में उन्हें गेमिंग हेलमेट तो खरीदना ही था, लेकिन पैसा कहां से आएगा? यहां तक कि एक पेशेवर गेमर भी, चाहे वह किसी ग्रुप के साथ हो, गॉड्स डोमेन के खुलने के 10 दिनों के भीतर 16,000 क्रेडिट अर्जित करने में सक्षम नहीं होगा।
पैसे की समस्या मुझ पर छोड़ दो। शीफेंग ने ब्लैकी के कंधों पर थपथपाते हुए आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। 10 दिनों में 16,000 क्रेडिट अर्जित करना सचमुच एक कोरी कल्पना थी। हालांकि उनमें पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति का जज्बा था। चाहे कितनी भी चुनौतियां हों, वे उन सभी को पार कर लेंगे और ईश्वर के क्षेत्र का खुलना ही उनके उत्थान का आरंभिक बिंदु था। इसके बाद शीफेंग ब्लैकी को वर्चुअल गेमिंग हेलमेट वापस लाने के लिए ले गया। फिर उसने अपने सारे पैसे खर्च करके इंस्टेंट नूडल्स के 2 बड़े डिब्बे खरीदे और उन्हें अपने किराए के घर में डेस्क के नीचे रख दिया। ये 10 दिनों से अधिक समय तक चलने के लिए पर्याप्त थे। ब्लैकी को गॉड्स डोमेन के बारे में कुछ जानकारी देने के बाद शीफेंग चुपचाप गॉड्स डोमेन के खुलने का इंतजार करने लगा। 25 अप्रैल रात 9 बजे अंधेरे और सन्नाटे वाले कमरे में प्रकाश की कुछ हल्की सी किरणें झिलमिला उठीं। शीफेंग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और आंखें बंद करते हुए धीरे से स्टार्ट बटन दबा रहा था। ईश्वर के राज्य में मैं आ रहा हूँ।